बतौर राजनीतिज्ञ तो हम आपको जरूर जानेंगे, लेकिन इससे पूर्व मैं जानना चाहती हूँ कि आप समाज सेवा से वर्षों से जुड़े रहे हैं, तो समाज सेवा के क्षेत्र में आपका अब तक क्या योगदान रहा है? मौजूदा विधायक जो हैं, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री रह चुके हैं और 2 बार से वो विधायक रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें सिर्फ विधायक बनना है, उनको तनख्वाह पाना है, उनको अपने निधि से पैसे चोरी करना है, यानी जो काम करके जो पैसे बचाते हैं वो करना है। इतने वर्ष आप रहे हैं, आपने ऐसी क्या समस्याएं देखी हैं जिसको देखकर आपको लगता है कि इसका निदान तो वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ये हो नहीं पाया है? मधुबनी शहर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के पटल पर है, क्योंकि मिथिला, ये मिथिलांचल है और मिथिला किसके नाम से जाना जाता है? माँ जानकी के नाम पर। जनता आपको क्यों चुने, सबसे पहला सवाल। इतने वर्ष आप रहे हैं, आपने ऐसी क्या समस्याएं देखी हैं जिसको देखकर आपको लगता है कि इसका निदान तो वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ये हो नहीं पाया है? अगर आप 1-2 बार भी चले गए तो उनके पास तो कुछ नहीं हुआ, तो उनके साथ मजाक ही हो रहा था और ये वर्षों से हो रहा था। तो मैंने सबसे यही मुद्दा रखा था, बेरोजगारों को रोजगार दो, नहीं तो 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दो। और वृद्धा पेंशन को लेकर हमने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि 500 रुपये एक मजाक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज़ खबरें अब तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण पे है और ऐसे में लगातार एक कर डन न्यूज़ आपको मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग प्रत्याशियों से मिलवाएगी। और आज यह सफर हम शुरू कर रहे हैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी विद्यासागर मंडल जी से, जो आज हमारे साथ पूरी टीम के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। यह राजनगर के मूल निवासी हैं और वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, इससे पूर्व मैं चाहूंगी कि यह खुद हमारी जनता को, हमारे तमाम दर्शकों को अपना परिचय दे। सबसे पहले तो डन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डन न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा प्रणाम और मैं उम्मीद करता हूं कि डन न्यूज़ इसी तरीके से, जिस तरीके से लगातार उनका सफ़र चल रहा है, वो और भी विस्तार होता रहे और चलता रहे। बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि मैंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से आप पहले प्रत्याशी हैं जिनसे हमने इस यात्रा की शुरुआत की है। तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय विश्लेषण के साथ दें। देखिए, मेरा नाम विद्यासागर मंडल है और मैं वैसे टेलीविज़न एंकर रहा हूँ, न्यूज़ एंकर रहा हूँ वर्षों तक। और उसके बाद मैंने खुद अपनी एक पार्टी बनाई थी। समाज सेवा के साथ साथ मैं गंगा अभियान पहले चलाता था। गंगा मैया को लेकर मैं बहुत ही सजग रहा हूँ, उनकी अविरलता निर्मलता को लेकर। उसके बाद 2018 में मैंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करवाई थी, जिनका नाम था जागो हिंदुस्तान पार्टी। और इस पार्टी को लेकर मैंने पूरे बिहार में लोगों को जगाने की कोशिश की और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने, सबने गले लगाया। लेकिन होता क्या है, बिहार में जो एक ट्रेंड है कि अकेले लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, और यही वजह रही कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी में अपने पार्टी का हमने विलय किया। और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों को लेकर, जिस तरह से देश में, पूरे देश और दुनिया में उनकी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को देखते हुए हम लोग उनकी विचारधारा को अपने में समाहित करते हुए उनका जो कार्य है वो जनता तक हम लोग लगातार ले जाते हैं उनके कार्य को। और हमने भी 2022 के बाद, वैसे तो हम लोग शुरू से जब टेलीविज़न में एंकर थे तो भी 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो लगातार डिबेट में बैठते थे और उनकी विचारधारा को लेकर, उनकी बातों को लेकर हम लोग बहुत ही फोकस्ड होते थे। हालांकि पत्रकार को ऐसे नहीं होना चाहिए जब आप किसी चैनल में काम करते हैं या कहीं भी करते हैं, लेकिन एक ऐसा माहौल बन गया था प्रधानमंत्री को लेकर, एक नयापन को लेकर, कि हम सब लोग उनकी तारीफ़ करते थे, उनकी बातें करते थे, उनके विपक्ष में कुछ सुनना नहीं चाहते थे। और लेकिन एक अलग विचारधारा को लेकर, एक अपने खुद को इस्टेब्लिश करने को लेकर, और मुझे ऐसा लगा कि बिहार में किसी पार्टी में चले जाइए, एक टिकट आपको मिल ही जाए, मतलब अगर आप में वो काबिलियत है, वो दमखम है, तो टिकट तो मिल जाएगी, लेकिन आप नेता कैसे बनेंगे? और दूसरी बात यह है कि जनता के दर्द को कैसे समझेंगे? और इसी दर्द को समझने के लिए हमने बिहार के एक ज़िले में हमने यात्रा की, लोगों को करीब से समझने का मौका मिला। यानी कि सीधे हम स्टूडियो से
धूप में निकल आए। तो बतौर राजनीतिज्ञ तो हम आपको जरूर जानेंगे, लेकिन इससे पूर्व मैं जानना चाहती हूँ कि आप समाज सेवा से वर्षों से जुड़े रहे हैं, तो समाज सेवा के क्षेत्र में आपका अब तक क्या योगदान रहा है? देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में मेरा योगदान यही रहा है कि आज जो ये 1100 रुपया जो पेंशन जो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बढ़ाया है सबको, और मैं उनको इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। 2018 में जब हमने पहली बार अपनी पार्टी के तहत एक आंदोलन किया था मधुबनी में, तो सब जगह खबरें चली थी, आपके चैनल पे भी खबर चली थी। तो मैंने सबसे यही मुद्दा रखा था, बेरोज़गारों को रोज़गार दो, नहीं तो 3000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता दो। और वृद्धा पेंशन को लेकर हमने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि 500 रुपये एक मजाक है। किसी भी बुज़ुर्गों को अगर आप 500 रुपये देते हैं तो ये एक मजाक से कम नहीं है, मजाक ही है। और हमने 1000 रुपया करने के लिए हमने यहाँ से लेकर पटना तक थाली पीटो आंदोलन किया था, और सभी बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े अखबारों में मेरी खबर छपी थी। थोड़े समय लगा, टाइम देर सही, लेकिन आज 1100 रुपया हुआ। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे पार्टी के माध्यम से या हमारे सामाजिक स्तर पर जो हमने सोचा था उस पर हमने एक आंदोलन किया, और वो कहीं ना कहीं वो सफल हुआ। हालांकि इसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, मुख्यमंत्री ने खुद ही इसको संज्ञान में लेकर किया। सोचा तो मैंने, पहली बार हमने इस मुद्दे को उठाया और हमने उनकी भावनाओं को समझा, क्योंकि होता ये था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो कभी कभी उनको ब्लॉक भी जाना पड़ता था। और आप समझिए कि 500 रुपये अगर आपको मिलता है तो 200-300 रुपये तो उसी में खर्च हो जाते थे। अगर आप 1-2 बार भी चले गए तो उनके पास तो कुछ नहीं होता, उनके साथ मजाक ही हो रहा था, और ये वर्षों से हो रहा था, काफ़ी दिनों से। तो मैंने बड़ा ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था, और आज सबको 1100 रुपये मिलता है तो लोग बहुत खुश हैं। मैं गाँव घर में जाकर लोगों से जब मैंने बात की तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर काफ़ी मुस्कुराहट है और लोग खुश हैं, मतलब इस निर्णय से। तो ये एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि है मेरे लिए। जैसा कि आप राजनगर के मूल निवासी हैं, तो मैं बिल्कुल क्षेत्रीय जगहों पर आना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ इतने वर्ष आप रहे हैं, आपने ऐसी क्या समस्याएं देखी हैं जिसको देखकर आपको लगता है कि इसका निदान तो वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ये हो नहीं पाया है? मधुबनी में मैं भी रहा हूँ, मधुबनी आर.के. कॉलेज में हम पढ़ते थे। वो समस्या और आज की समस्या कहीं ना कहीं मुझे सब कुछ वैसे ही लग रही है। मधुबनी शहर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के पटल पर है, क्योंकि मिथिला, ये मिथिलांचल है। और मिथिला किसके नाम से जाना जाता है? माँ जानकी के नाम पर, सीता मैया के नाम पर। हमारी जो परंपरा है वो सबसे अलग है, हमारी जो भाषा है वो सबसे मीठी है। पान, मखान, ये सब जो मछली, ये सब तो है ही, ये सब तो ठीक है, ये सब बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण है मधुबनी को लेकर, ये एक सबसे बड़ा ज़िला है, बहुत सारी पॉपुलेशन है। लेकिन शहर में आप, अब जैसे अभी देखिए बारिश हुई है, आप किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी घूमिए शहर में तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। बहुत सारे मजबूत लोग सब यहाँ रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ रहते हैं। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको घर से बाहर कीचड़ में ही पैर रखना पड़ता है। या तो उनके घर के सामने पानी जल जमा होता है, या तो गंदे नाली से पानी निकलता रहता है बदबुदाते हुए, या फिर एक महक होती है, एक अजीब सी महक होती है। तो मुझे लगता है कि इस शहर को एक नयापन बनाने के लिए, नया शहर बनाने के लिए एक नए विज़न की ज़रूरत है। और आपका विज़न क्या है? देखिए, मेरा विज़न तो यही है कि वैसे तो मैं पूरे बिहार को सोचता हूँ, बिहार को लेकर एक मेरे मन में एक बड़ा सपना है। लेकिन सबसे बड़ा जो सपना है वो ये कि अगर ईश्वर की पास से हम मधुबनी शहर के, मधुबनी नगर के अगर हम विधायक बनते हैं। जनता आपको क्यों चुने, सबसे पहला सवाल। आपको अगर मधुबनी से हमको टिकट, अगर भारतीय जनता, क्योंकि ये तो पार्टी के आला कमान पे डिपेंड करता है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे टिकट मिलती है, अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत शहर मधुबनी ही होगा। क्योंकि मधुबनी को लेकर मेरे मन में बहुत सारे सपने हैं। इस शहर को एक बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, इसकी खूबसूरती को लेकर, यहाँ की सुविधाओं को लेकर। हम जब भी कभी हॉस्पिटल जाते थे पहले भी, तो मैं लोगों की जो परिस्थितियाँ वहाँ पर हम जब देखते तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ़ें होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है। आपके पास पैसे बहुत हैं, चाहे वो ज़िला का बजट हो, नगर निगम का बजट हो, सरकार के बजट हो, पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी एक मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है।
तो अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है और इतने सारे संभावित प्रत्याशी हैं जो खुद को बता भी रहे हैं या फिर लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो आप इसमें ये दावेदारी कैसे कर सकते हैं कि आप भी उसमें संभावित प्रत्याशी हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी बाकियों को टिकट ना देकर आपको टिकट देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत पारखी पार्टी है। उनको पता है कि पार्टी के लिए या समाज के लिए या देश के लिए कौन सबसे बेहतर हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने 2022 में अपनी जागो हिंदुस्तान पार्टी को विलय किया था भारतीय जनता पार्टी में, और मैंने एक पार्टी विलय किया था तो एक टिकट तो मुझे मेरा बनता ही है, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे पहले भी आश्वासन मिला था और अभी फिर से मुझे संगठन ने कहा है तैयारी करने के लिए, तो हम लगे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये टिकट वो हम ही को दे देंगे, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर एमएलए बन जाएंगे तो ही हम नेता रहेंगे। नेता तो लोग खुद से बनता है, और नेता बनने के लिए हमें किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है या किसी पार्टी की भी ज़रूरत नहीं है। नेता तो लोग अपनी मेहनत से बनता है, अपनी सोच से बनता है, अपने सपने से बनता है, अपनी विचारधारा से लोग बनते हैं। तो मैं अपनी कोशिश हमेशा करता हूँ। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उन सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग निश्चित ही टिकट के लिए अगर किसी को चुनेंगे तो मुझे चुनेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में विद्यासागर मंडल जी, और अभी हम बात कर रहे हैं उनके सोच, उनके सपने, उनकी विचारधारा को कि किस प्रकार से मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में एक नयापन लाना है। हम आगे इस साक्षात्कार को जारी रखेंगे, तब तक रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में विद्यासागर मंडल जी, जो आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। हम इनसे लगातार बात कर रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं। और इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए मेरा पहला सवाल होगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र से बाहर निकलकर राजनीति में आने का ख्याल आपको कब आया और क्यों आया? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और मुझे लगता है कि राजनीति एक दिन में नहीं होती है। और ये जो ख्याल है, हम लोग जिस क्षेत्र में थे टेलीविज़न में, हुआ क्या कि मैं पहले मुंबई चैनल में काम करता था। टेलीविज़न में वहाँ एंकरिंग हम करते थे, तो वहाँ एक क्राइम सेगमेंट हुआ करता था। 3, 4, 5, 6 खबरें हम पढ़ते थे क्राइम को लेकर। जब हम मुंबई में थे तो वहाँ से कोई भी जो अच्छी चीज़ें होती थी, चाहे वो कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे कोई, तो हर चीज़ को लेकर मेरे मन में ये सपना होता था कि वो इसे उठा के कैसे बिहार ले जाया जाए, मतलब बिहार को कैसे डेवलप किया जाए, हमारा बिहार भी कैसे खूबसूरत हो। वो रोज़ नई नई चीज़ों को लेकर हम रात दिन सोचते रहते थे। हुआ ये कि जैसे आपने राजनीति को लेकर बातें की, तो इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ कि ये सोचते सोचते बिहार चैनल को लेकर मेरे मन में आया कि मैंने मुंबई या बाहर चैनलों में बहुत काम किया, हम बिहार झारखंड के चैनल में कुछ दिन नौकरी करेंगे और हम बिहार की परिस्थिति को समझेंगे। अब यकीन मानिए, जब हम बिहार चैनल ज्वाइन किए, बिहार झारखंड का चैनल, और जब हम एंकरिंग करते थे, बुलेटिन पढ़ते थे, तो हर दूसरी से तीसरी खबर क्राइम की होती थी। और वो इस तरीके का कि पड़ोसी ने पड़ोसियों का सर फोड़ दिया, गेहूं पटावन को लेकर सर फोड़ दिया, तो कहीं पे हत्या हो गई। मतलब ये इस तरह की खबरें आती थी कि मन बहुत दुखी होता था सोच सोच के। कभी कभी रातों की नींद उड़ जाती थी कि क्या बिहार में अभी भी कुछ नहीं बदला, वैसे ही है बिहार। देखिए, इसमें गवर्नमेंट की कोई दोष नहीं है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। दोष है उन लोगों की सामाजिक स्तर पर जो इस तरह के वातावरण बनाते हैं, इस तरह की परिस्थितियों को पैदा करते हैं। और ये आज भी है। जब हम 2018 में बिहार में आकर हम घूमना शुरू किए, तो बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां आप जाइए शाम 7 बजे 6 बजे के बाद, तो आप बस्ती में घुस नहीं सकते, क्योंकि एक एक आदमी आपको, सब भले शराब बंदी है लेकिन शराब पिए हुए मिलेंगे। बिल्कुल। और लाठी डंडों से सब लैस होते हैं, लड़ाई झगड़ा के लिए सब तैयार होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है। डिग्रियां तो सबके पास है, लेकिन जो शिक्षा जिसे हम कहते हैं, वो शिक्षा नहीं है लोगों में। और मुझे इन समाज में बदलाव करना है। देखिए, अगर आप खुद के जैसे 5 लोगों को भी बनाते हैं तो अपने आप समाज परिवर्तन होता है। और परिवर्तन कैसे होता है? आपकी सोच से, आपकी समझदारी से। लाठी डंडों से तो परिवर्तन नहीं होता, पैसों से भी परिवर्तन नहीं होता है। तो मेरा मेन जो मोटिव था यही कि मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए करने आया हूँ कि अपने एक अच्छे विचार से या फिर अच्छे सोच से हम समाज को कैसे परिवर्तन करें और बिहार एक बहुत खुशहाल कैसे हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी माताओं को चोट ना पहुँचे, हॉस्पिटल में कोई बीमार हो तो बहुत अच्छे से इलाज हो जाए, किसी के घर में भोजन की कमी ना हो, सबको अच्छे कपड़े मिले। यानी मेरे मन में मतलब शुरू से यही रहा है कि कोई भी परिवार दुखी ना हो, तकलीफ़ में ना हो, किसी के बच्चे बीमार पड़े तो उसे समुचित इलाज मिले। और कभी कभी क्या होता था कि जब मैं हॉस्पिटल में जाता था तो मैं देखता था कि लोग बड़े ही आप समझ सकते हैं कि उनकी जो स्थिति होती थी बहुत ही ख़राब, दयनीय। वो अक्खर बेड पे पड़ा हुआ है, दवाओं की कोई ठिकाना नहीं। सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में के लिए पैसे नहीं हैं। और यहाँ जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ भी लोगों की स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। अब तो थोड़े बहुत अच्छे बन गए हैं, पहले की बात कह रहा हूँ। तो मेरे मन में यही होता था कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि मात्र 1 रुपया में एयर कंडीशन रूम में कैसे इलाज हो, और वो भी मधुबनी यानी मिथिला बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हो जो किसी भी रोग का इलाज हो जाए और बहुत ही कम पैसे में, ताकि यहाँ के लोग खुशहाल हो जाए, बाहर ना जाना पड़े। यही सब सोचते सोचते मैंने एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया, क्योंकि मैंने देखा शुरुआत में कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, सब विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ विधायक बनना है, उनको तनख्वाह पाना है, उनको अपने निधि से पैसे चोरी करना है, यानी जो काम करके जो पैसे बचाते हैं वो करना है। समाज में कैसे परिवर्तन होगा, लोग कैसे खुशहाल होंगे, ये नहीं सोचते। ये पहले मैं सोचता था,
लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि जब मैं समाज में घूमना शुरू किया लोगों के बीच, तो मुझे ऐसा लगा कि नेता आखिर ऐसे हो क्यों जाते हैं, तो वो उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं पब्लिक होती है। पब्लिक इसलिए होती है कि जब आप वोट मांगने के लिए जाइए किसी के पास, आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग सुन लेते हैं, लेकिन वोट नहीं करते। वोट इसलिए नहीं करते हैं कि एक तरफ कहेंगे कि आपको वोट देने से इनका ये जीत जाएगा और ये जीत जाएगा तो मेरा वो नुकसान हो जाएगा। उधर वाले लोग कहेंगे कि अगर आपको वोट दे देंगे तो ये निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो धारा की जो बात होती है। और यही वजह रही कि हमको भी फिर अपनी एक सिंगल लाइन को छोड़कर हम भी एक धारा में बह गए, एक धारा में बहे। अब धारा में बह के मेरे मन में एक बहुत सारे सपना है। मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए, पूरी दुनिया में उनका एक डंका बज रहा है। मधुबनी शहर एक मिथिला का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, ज़िला है, विधानसभा का छोटा सा क्षेत्र होता है। और ये सारे सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब हम आप सिस्टम में जाते हैं। बिना सिस्टम के आप क्या कर सकते हैं? आप घूमिए बोलिए, कुछ कर तो नहीं सकते हैं। कुछ करने के लिए आपको भी सिस्टम में आना पड़ता है। तो सिस्टम में हम भी आना चाहते हैं और मधुबनी विधानसभा से हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमको टिकट मिले तो हम मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के चुनाव जीतेंगे भी, और जीत के मधुबनी एक नया मधुबनी बनाएंगे। मौजूदा विधायक जो हैं, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री रह चुके हैं और 2 बार से वो विधायक रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समीर महासेठ जी एक बहुत बड़े नेता हैं और उनके पिताजी भी एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। ये भी अभी मिनिस्टर थे। जो हमारे मौजूदा विधायक हैं शायद उद्योग मंत्री थे। हाँ, उद्योग मंत्री थे। एक विधायक, चूँकि हम जर्नलिस्ट रहे हैं तो मैं बहुत सारे क्षेत्र में घूमा हूँ, बहुत सारे इलेक्शन कवर करने को मिला है, बिहार से बाहर भी। अगर एक विधायक मजबूत हो तो उनको अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास के लिए किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। विधायक निधि के अलावा भी अगर उनके पास विज़न है तो वो अपने क्षेत्र को सोना बना सकता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं वो। लेकिन मधुबनी में बहुत कमी है। 10 साल से कंटिन्यू विधायक हैं और मधुबनी का विकास जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि मधुबनी में जब आप जिधर भी देखिए अस्त व्यस्त है, वो नहीं है। गंदगी का आलम वैसे ही है, बारिश का पानी अगर वैसे ही जमा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि विकास के नाम पर सिर्फ बातें हुई है। तो मुझे आप मधुबनी की कुछ 5 मूलभूत आवश्यकताएं ऐसे बता दीजिए जिस पर आप सबसे पहले काम करेंगे या जिस पर अब तक काम नहीं हुआ है और बहुत ज़रूरी है करना। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप बस स्टैंड चले जाइए। रोज़ाना लोग जाते ही हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, भीड़ होती है, आप वहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे। मधुबनी का सबसे पहला जो काम है वो है साफ सुंदर शहर बनाना, खूबसूरत बनाना। जितने भी नाले हैं वो सब टूटे हुए हैं। हालांकि ये नगर निगम का काम है, लेकिन अगर एमएलए कोशिश कर ले, सोच ले, तो ये सब काम दुरुस्त हो सकता है। सारे पानी जो है सबके घर के तरफ बह रहा है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, छोटे बच्चे अगर निकले तो नाले में डूब भी सकता है। मतलब जिस तरीके की खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मधुबनी कैसे लगे। मधुबनी देश और दुनिया में छाई हुई है। मधुबनी मिथिला पेंटिंग्स के नाम से जाने जाते हैं और हर कोई मधुबनी की प्रशंसा ही करते हैं। मधुबनी ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है और यहाँ आना भी अपने आप में सौभाग्यशाली होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस शहर को वैसे ही खूबसूरत बनाना है। आज से हज़ारों साल पहले, मैं थोड़ा समय पीछे ले जाता हूँ, क्योंकि बिहार जो है, बिहार बहुत ही हमेशा से एक केंद्र बिंदु रहा है देश और दुनिया में। यहाँ से शासन चलता था पहले, आप जानते ही हैं। ये जल जमाव को लेकर हमने पढ़ा था कि पहले जो शासक होते थे वहाँ एक नियम होता था। नियम क्या होता था? आपके घर के बाहर अगर पानी जमा हो गया तो आपको दंडित करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट पहले की जो मौजूदा सरकार होती थी वो व्यवस्था ऐसे बनाती थी जो पानी किसी के यहाँ टिक नहीं सकता है, और अगर टिकेगी पानी टिक गया अगर, तो वो आपके कारण, वो गलती आपकी होगी। तो अगर आपकी गलती है तो आप दंडित भी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक योजना में शामिल करना पड़ेगा कि कोई अपना जो घर बनाते हैं या नाला जो अवरोध पैदा होता है, उस सब को सबसे पहले दुरुस्त करने की ज़रूरत है एक योजनाबद्ध तरीके से। तो मेरा सबसे पहला जो टारगेट होगा कि अगर मैं एमएलए बन के जाऊँगा
तो मैं सिर्फ मधुबनी के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए इस तरह की योजना को इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, ताकि बिहार के कोई भी ज़िला में कहीं भी आप चले जाइए तो इस तरह की समस्या ना हो। मैं सिर्फ मधुबनी पर अभी बात करना चाहूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बताइए जो आप तब से बता रहे हैं कि मधुबनी में एक नयापन लेकर आना है, एक नया मधुबनी बनाना है, मधुबनी को सुंदर स्वच्छ बनाना है। तो कुछ ऐसी योजनाएं जो आपके जहन में है, कुछ ऐसा विज़न जो आपका तैयार किया हुआ है और आपको पता है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले उन योजनाओं को या उन विज़न को धरातल पर लाया जाएगा। तो ऐसी कौन सी योजनाएँ हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहला तो सफाई है, मधुबनी खूबसूरत कैसे लगे, एक नया मधुबनी कैसे बने। दूसरा जो मुद्दा होगा वो होगा शिक्षा को केंद्र बिंदु बनाना। हमेशा से ये जो मिथिलांचल जो एरिया है ये शिक्षा के लिए एक हब माना जाता है, एक केंद्र। यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो व्यवस्था नहीं है। चाहे हमारे यहाँ KRK कॉलेज हो या JN कॉलेज, ये सब बहुत प्रसिद्ध कॉलेज हैं, और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे और मजबूत करने की ज़रूरत है। छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। पहले बहुत भीड़ होती थी मधुबनी में पढ़ने के लिए, अब ये भीड़ धीरे धीरे घटती जा रही है, गायब हो रही है। ये लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस तरह की व्यवस्था नहीं मिल रही है, न उस तरह के कमरे मिल रही हैं। आप देख लीजिए, जितने भी मकान मालिक हैं मधुबनी में, जहाँ लोग किराए पर रहते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई के लिए आते हैं, वहाँ उसकी स्थिति कितनी ख़राब है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। ये जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की कला। देखिए, किसी के घर में रोटी की कमी नहीं है, कपड़े सब पहनते हैं, भोजन सब अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सलीका सिखाने की ज़रूरत है। एक तरीका कि वो जिए कैसे, उनका घर कितना अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास छोटा सा घर है वो अच्छा नहीं हो सकता है, उसको बनाने की ज़रूरत है। उसको सोच के ज़रिए, आप अपनी मेहनत के ज़रिए उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे इसी पर जोर मुझे लगता है कि यही जो 2-4 बिंदु है, एक मधुबनी को बहुत खूबसूरत बनाना, छात्रों के लिए एक बहुत सहूलियत प्रदान करना, यहाँ से लोग IAS IPS बने वो एक स्थापित करना। मुझे ऐसा लगता है हॉस्पिटल जो व्यवस्था है, ताकि यहाँ के कोई भी लोग इलाज के बिना किसी की मौत ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाना हॉस्पिटल में समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाना। और देखिए, ये अलग अलग विभाग का काम है, लेकिन अगर एक MLA चाह ले तो MLA सबसे लड़ाई लड़के यहाँ खूबसूरत व्यवस्था बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कि 5 ऐसे 2-3 तो हम बता ही दिए हैं। इसके अलावा जो तीसरा, यहाँ से बेहतर सुविधाओं, यानी कि जो आने जाने की जो सुविधा है लोगों को, यहाँ से दरभंगा, पटना, आप कहीं भी चले जाइए, वो कैसे सुगम हो, उस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा कोई भी सड़कें टूटी नहीं मिलेगी आपको, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और पानी की जो किल्लत, अब खबर ये भी हमको जानकारी मिली है कि पानी की बहुत किल्लत हो रही है। बिल्कुल, एक तरफ जहां लोग जल जमाव से परेशान हैं, उसी तरीके से भूजल संकट से भी लोग घिरे हुए हैं। हर जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, लोग सड़क पर बैठने को मजबूर हैं, उन्हें नारेबाजी करनी पड़ रही है, उन्हें आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और तब कहीं जाकर पानी ठीक होने के आश्वासन उन्हें मिल रहे हैं। नल जल योजना सिस्टम है, लेकिन वो पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिससे पूरा मधुबनी घिरा है। कहने के लिए तो हम कह रहे हैं कि मधुबनी बहुत ही सुंदर, स्वच्छ है, मीठी बोली की भाषा है, यहाँ से लोग IAS IPS बन रहे हैं, लेकिन जब आप मधुबनी के जड़ में पहुँचते हैं तो आपको केवल समस्याएं नजर आती है। चलने के लिए सही से सड़क नहीं है, खाने के लिए सही से अनाज नहीं है, किसानों के पास पैसे नहीं हैं, मौसम की मार झेल रहे हैं, इसके अलावा पानी की इतनी सारी समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं वर्षों से चलती आ रही है। तो अब जो मधुबनी की जनता है वो किसी ऐसे शख्स को देखना चाहती है जो इस समस्याओं पर काम करे और उनको इन समस्याओं का निदान दे। क्योंकि ऐसे तो हम कहते हैं कि नेता आते हैं, वादे करते हैं, और फिर जब जीतते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे जनरेशन बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, तो हमें नए चेहरे की भी ज़रूरत है, हमें नए विज़न की भी ज़रूरत है कि वाकई जो किताबों में हम मधुबनी को पढ़ते हैं या इतिहास में हमने जो पढ़ा है, जो मधुबनी की सभ्यता और सुंदरता की हमने बात की है, उसे लोग धरातल पर देखना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो जनता है, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की जो आम जनता है, वो आपको क्यों चुनेगी? आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, आपके पास ऐसा कौन सा विजन है, आपके ऐसे क्या सपने हैं जो आप जनता को सीधे इस कैमरा के माध्यम से बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास
जो सबसे बड़े जो हम सपना देख रहे हैं वो ये कि अक्सर जो लोग 200-400-500 रुपये में बदल जाते हैं वोट को लेकर या फिर अब जैसे भी कहें, वो मेरे पास देने के लिए अभी नहीं है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा सपना है जो मैं हमेशा के लिए उसको देना चाहता हूँ, हमेशा के लिए उसको सबल बनाना चाहता हूँ, मजबूत बनाना चाहता हूँ, ताकि उन्हें जीवन में कभी आर्थिक तंगी ना हो। मैं उसके हाथों में रोज़गार लाना चाहता हूँ। देखिए, मखाना बोर्ड बना है सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल से, स्टेट गवर्नमेंट ने अब मखाना बोर्ड भी बन गया, लेकिन सिर्फ बोर्ड बना देने से नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ के जो किसान हैं उनको इस मखाना बोर्ड से अब तक तो कोई खास लाभ नहीं मिला है। बिल्कुल, हम बता रहे हैं। अब क्या है, अब मखाना मधुबनी से कैसे निकले अधिक से अधिक, खेतों में वो कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी कहाँ का, जैसे जल जमाव है तो ये पानी कहाँ डाइवर्ट किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ये सब हम बहुत पहले ही सोच लिए थे। और हम इस शहर को एक ऐसा शहर बनाएंगे कि बाहर के लोग यहाँ रहने के लिए आएंगे मधुबनी में, और यहाँ रोज़गार के लिए आएंगे कि यहाँ हो सकता है कुछ हो। आप यकीन मानिए कि मधुबनी में अगर हम कभी, संभावना है, बहुत संभावना है, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते क्योंकि ये आला कमान का फैसला होता है। लेकिन अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं, अगर हमको टिकट पार्टी देती है, तो मधुबनी एक नया मधुबनी दिखेगा आपको। उसी में सब कुछ आ जाता है, जितनी बातें हमने कही है, लोगों की सुविधाएं, शिक्षा को लेकर, सफाई। अभी लगातार हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई की बात कर रहे हैं। अभी जो सबसे मुख्य चर्चा का विषय मधुबनी में बना हुआ है वो है केंद्रीय विद्यालय का। केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में बनने के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन फिर लोग चाह रहे हैं कि झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। आपकी क्या राय है? देखिए, मधुबनी ज़िला है और मुझे लगता है कि मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय हो। मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय इसलिए भी हो क्योंकि ये एक सबका एक केंद्र बिंदु है। झंझारपुर भी हमारा ही है, झंझारपुर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय की, तो क्योंकि होता ये है कि मधुबनी एक ऐसे केंद्र बिंदु पर स्थापित है जहाँ से चारों तरफ से बच्चे यहाँ आ सकते हैं, और इसलिए मैं सहमत हूँ कि मधुबनी में ही केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। ये एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि अभी जो चर्चा में है वो ये है कि अब झंझारपुर और मधुबनी दोनों के लिए ही प्रस्ताव भेजे गए हैं, और ऐसा कहा गया है कि अगर, वैसे होना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा ज़िला है। मधुबनी में 2 लोकसभा हैं, 10 विधानसभा हैं, और 2 लोकसभा जब हैं तो आप समझ लीजिए उसकी आबादी, और आबादी के अनुसार से तो 2 होना ही चाहिए झंझारपुर में, क्योंकि बहुत बार झंझारपुर को लेकर ज़िला बनाने के लिए भी प्रस्ताव आया है। हालांकि उस पर गहनता से काम नहीं होता। अगर काम हुआ होता तो संभवतः अब तक झंझारपुर भी ज़िला बन जाता, और बनना भी चाहिए। झंझारपुर और मधुबनी को अगर डिवाइड कर दें तो हमें विकास के लिए या फिर लोगों की सहूलियत के लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। और यहाँ पर एक नहीं 2 केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है। प्रस्ताव अगर आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, अगर ये प्रस्ताव भेजा गया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और लेकिन अगर ऐसा कमान आता है, ऐसी कमांड्स आते हैं कि किसी एक ही विद्यालय की स्थापना होगी, तब आपकी क्या राय है? फिर तो मैं मधुबनी के लिए सहमत हूँ। मधुबनी में ही होना चाहिए केंद्रीय विद्यालय। और चूँकि मधुबनी में अभी मधुबनी मेडिकल कॉलेज सब जो बने हैं, उधर स्पेस भी है काफ़ी, या फिर गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी, जगह के बारे में तो हम नहीं बता सकते। लेकिन कुल मिलाकर मेरा यही कहना है मधुबनी की जनता से कि आप लोगों ने बहुत तकलीफ़ें झेली है। शहर में जितने लोग रह रहे हैं वो हर कोई परेशान है, चाहे वो गंदगी से हो, चाहे वो पानी से हो। गर्मी का जब मौसम आता है, जब लहलहाती हुई धूप आती है, तो लोग, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पानी की किल्लत होती है, लोगों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध ठीक से नहीं होता। ये सारी समस्याएं ख़त्म होगी, बस एक बार मौका चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी विद्यासागर मंडल जी, जिनको हम सुन रहे थे, और आगे भी हम इन्हें सुनेंगे, इनका साक्षात्कार फिर हम करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। आप देखते रहिए 10 न्यूज़, खबरें आप तक।